नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन क्लासेस क्लब में। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ अभी तक जिन्होंने YouTube चैनल मंथन क्लासेस क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पूरे चैप्टर को लेके चलेंगे। तो आज हमारा जो 12th क्लास की जो 5th यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री, तो उसमें एक चैप्टर है कोलॉइडल अवस्था, कोलॉइडल स्टेट। तो हम आज कोलॉइडल स्टेट चैप्टर को लगभग कंप्लीट चैप्टर को हम लेके चलेंगे, जिसमें एक एक जो टॉपिक है उनका डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कोलॉइडल विलयन क्या होता है और कोलॉइडल विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कोलॉइडल विलयन के बारे में एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थॉमस ग्राहम। तो थॉमस ग्राहम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो हमारे पदार्थ होते हैं तो पदार्थों को उन्होंने उनका घोल बनाकर और उनको चर्म पत्र से या जैसे हम कहते हैं पार्चमेंट झिल्ली, उससे उन्होंने उसे छाना और उन पदार्थों की विसरण गति, यानी वो पदार्थ छन जाते हैं या नहीं छनते हैं, तो इसके आधार पर उन्होंने पदार्थों को दो भागों में बांटा। तो थॉमस ग्राहम ने जो दो प्रकार के जो पदार्थ बताए, पहले पदार्थ थे उनको उन्होंने कहा क्रिस्टलाव, और दूसरे टाइप के जो पदार्थ थे उन्हें कहा उन्होंने कोलॉइड। यानी चरम पत्र से विसरण दर के आधार पर ग्राहम ने पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया। एक थे वो क्रिस्टलाव और दूसरे कोलॉइड। तो अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिन्हें हम क्रिस्टलाव कहते हैं और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिन्हें हम कोलॉइड कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कोलॉइड की। तो कोलॉइड हमारे वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन, और उनके हम विलयन बनाएं तो वे चरम पत्र से आसानी से विसरित हो जाते हैं या चरम पत्र से आसानी से छन जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को उन्होंने क्रिस्टलाव कहा। हम इसकी बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे आपका चीनी, नमक, यूरिया, यानी चीनी, नमक, यूरिया आदि जो पदार्थ हैं वे क्रिस्टलाव हैं, क्योंकि इनके जलीय विलयन होते हैं वे आसानी से चरम पत्र से या आपके जो पार्चमेंट झिल्ली है उससे विसरित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ग्राहम ने क्रिस्टलाव कहा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर उन्होंने जो पदार्थ बताए वह थे कोलॉइड। तो क्रिस्टलाव के जस्ट अपोजिट ऐसे पदार्थ जिनके विलयन चरम पत्र या पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, उन पदार्थों को कोलॉइड कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थों के विलयन जो चरम पत्र से विसरित नहीं हों तो उन्हें हम कोलॉइड कहेंगे। तो इस प्रकार ग्राहम ने पदार्थों को क्रिस्टलाव और कोलॉइड दो वर्गों में डिवाइड किया। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर कि कोलॉइडल विलयन किन्हें कहते हैं। तो कोलॉइडल विलयन की हम बात करें तो कोलॉइडल विलयन को कई प्रकार से परिभाषित किया गया। तो हम पहली परिभाषा देखें जो कि ग्राहम ने दी। तो ग्राहम ने बताया कि ऐसे पदार्थ जो चरम पत्र से विसरित नहीं होते हैं उन्हें कोलॉइड कहते हैं, और इन्हीं कोलॉइडल पदार्थों के जलीय विलयन को कोलॉइडल विलयन कहते हैं। यानी जो हमारे कोलॉइडल पदार्थ हैं
कोलॉइडी पदार्थ और इन कोलॉइडी पदार्थों के जलीय विलयन, कोलॉइडी पदार्थों के जलीय विलयनों को हम कोलॉइडी विलयन कहते हैं। जैसे हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें स्टार्च, गोंद और जिलेटिन। स्टार्च, गोंद, जिलेटिन। लेकिन हम बात करें कोलॉइडी कणों के साइज के आधार पर, यानी कोलॉइडी कणों का जो आकार क्या होता है, तो इसको उसके आधार पर के वे विलयन जिनके कणों का आकार, जो हमारे कण हैं, कणों का आकार कितना होगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, या जो हमारे कण का आकार होगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। तो ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है, वे कोलॉइडी विलयन कहलाते हैं, यानी उनके जो विलयन है कोलॉइडी विलयन कहलाएंगे। और या फिर ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार क्या होगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, वे भी हमारे कोलॉइडी विलयन कहलाते हैं। तो कोलॉइडी विलयन को दो तरह से परिभाषित किया गया। इसको एक अन्य प्रकार से भी समझेंगे कि कोलॉइडी विलयन किसे कहते हैं। तो देखेंगे कोलॉइडी विलयन को एक दूसरी परिभाषा के अनुसार समझें। हम बात करें जैसे सपोज दैट, एक फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, हमारे पास ये कोई कांच का गिलास है, ये हमारे पास है कांच का गिलास। अब इस कांच के गिलास में हमने क्या लिए, पानी लिया, इसमें जल भरा हमने, और हमने इसमें किसी कोलॉइड या किसी पदार्थ को इसमें घोला, किसी कोलॉइडी पदार्थ को या किसी अन्य पदार्थ को इसमें जल में घोला, और थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही शांत रखें गिलास को, करीब कुछ समय के लिए, आधा घंटे के लिए, और उसके बाद हम पुनः इसका निरीक्षण करें। तो हम देखते हैं इस पानी में, इसमें सबसे नीचे यानी नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पर जो हमने पदार्थ घोला है उसके पार्टिकल या कण वो नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इससे थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा देखें, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मटमैला सा या गाढ़ा सा कलर दिखाई देगा। और इसके बाद जब हम ऊपर देखते हैं इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी द्रव है यानी जल है वो दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे तीन चीज़ें देख रहे हैं, एक पोर्शन तो ये देख रहे हैं, एक पोर्शन ये, यानी विलयन के अंदर आपको जो भी पदार्थ हो रहा है आप, तो आपको तीन पोर्शन दिखाई देंगे। तो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ये, इसको कहेंगे निलंबन, निलंबन, और ऊपर वाला कहलाएगा वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, और जो बीच वाला हिस्सा है वह कहलाएगा कोलॉइडी विलयन। तो हम देख रहे हैं कोलॉइडी विलयन हमारा वास्तविक विलयन और निलंबन इन दोनों के बीच की अवस्था है। तो एक नई परिभाषा के अनुसार हम कहें तो कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था के विलयन को कोलॉइडी विलयन कहते हैं, या वह विलयन जिसके कणों का आकार
निलंबन से छोटा होता है और वास्तविक विलयन से बड़ा होता है, वे विलयन हमारे कोलॉइडल विलयन कहलाते हैं। डिस्कस करेंगे कि कोलॉइडल विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कोलॉइडल विलयन से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो देखेंगे हमारा, जैसा कि हमने पिछली बार बता दिया था कि कोलॉइडल विलयन हमारा है, उसके कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो हम बात करें कोलॉइडल विलयन है, कोलॉइडल विलयन हमारा एक विषमांगी निकाय है। कोलॉइडल विलयन कैसा है, यानी कोलॉइडल विलयन एक विषमांगी निकाय है। कैसा निकाय है? विषमांगी। अब विषमांगी निकाय क्या होता है, यानी वह ऐसा विलयन जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान हो, वे तो हमारे समांगी निकाय कहलाते हैं। और ऐसा विलयन जिसके प्रत्येक पार्ट का रासायनिक संगठन है वो अलग अलग हो, तो वे हमारे विषमांगी निकाय कहलाते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे ये हमारा एक कोलॉइडल विलयन है, इसमें कोलॉइडल विलयन भरा हुआ है, कोलॉइडल विलयन। कोलॉइडल विलयन में देखेंगे तो ये विषमांगी निकाय क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान नहीं होता है। कहीं पर ये गाढ़ा होगा, कहीं पर ये पतला होगा, यानी कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कहीं कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसलिए कैसा निकाय है? विषमांगी निकाय है। तो इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। जिस तरह से हम बात करें नॉर्मल विलयन में, नॉर्मल विलयन के अंदर भी दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक हमारा विलेय, दूसरा विलायक, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसी हम बात करेंगे कोलॉइडल विलयन में, तो कोलॉइडल विलयन में भी दो इसके पार्ट हैं, यानी इसके अंदर दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा हमारा है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। पहली क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे जल है हमारे पास पानी, और पानी में हमने स्टार्च को घोल करके एक कोलॉइडल विलयन बनाया, तो हमारा जो स्टार्च है, स्टार्च को हम क्या कहेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो हमारा जल है वह कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम। यानी जिस तरह से हमारा सॉल्यूशन होता है नॉर्मल विलयन, उसमें जो विलायक होता है, तो विलायक की हम बात कर सकते हैं परिक्षेपण माध्यम, और जो विलेय पदार्थ है वह हमारा कहलाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। तो ये हमारा इसके समझ में आया कोलॉइडल विलयन की दो प्रावस्थाएं। तो इसी के बेस पे, यानी आपके परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलॉइडल विलयन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कोलॉइडल विलयन कितने प्रकार के होंगे? दो। तो पहला हमारा होता है द्रव स्नेही, द्रव स्नेही कोलॉइड। दूसरा द्रव विरोधी, द्रव विरोधी कोलॉइड। कौन कौन से? द्रव स्नेही कोलॉइड या द्रव विरोधी कोलॉइड। जैसे हम कह सकते हैं द्रवरागी कोलॉइड, द्रव विरागी कोलॉइड। इंग्लिश में हम बोलेंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक।
उनमें से लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो हम बात करें पहले कि द्रव स्नेही कोलॉइड किसे कहते हैं। तो देखें, ऐसे पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर आसानी से कोलॉइडी अवस्था में आ जाते हैं उन्हें कोलॉइड कहते हैं, तथा उनके विलयनों को द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन कहते हैं। जैसे आप परिभाषित यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं कि वे पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर आसानी से कोलॉइडी अवस्था में चले जाते हैं उनके विलयनों को द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन कहते हैं। जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन आदि। हम बात करें द्रव विरोधी कोलॉइड की, तो द्रव विरोधी कोलॉइड जस्ट इसके अपोजिट होंगे, यानी ऐसे पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर आसानी से कोलॉइडी विलयन नहीं बनाते हैं, आसानी से कोलॉइडी अवस्था में नहीं आते हैं, तो उनके विलयनों को हम द्रव विरोधी कोलॉइडी विलयन कहते हैं और ऐसे पदार्थों को द्रव विरोधी कोलॉइड कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे, ऐसे पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर आसानी से कोलॉइडी अवस्था में नहीं आते हैं उनके विलयनों को कोलॉइडी विलयन कहते हैं। तो जैसे आपका जितनी धातुएं हैं, धातुओं के कोलॉइडी विलयन द्रव विरोधी कोलॉइड के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोने, गोल्ड सोल है या अन्य धातु हैं, उनके कोलॉइडी विलयन हैं वे द्रव विरोधी कोलॉइड के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपको द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर समझ में आया होगा। कोलॉइडी विलयन के प्रमुख लक्षण, यानी कोलॉइडी विलयनों के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कोलॉइडी विलयन क्या होता है और कोलॉइडी विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोलॉइडी विलयन के लक्षण। तो देखेंगे, सबसे पहले हम बात करें कोलॉइडी विलयन है हमारा पहला लक्षण इसका कि जो कोलॉइडी विलयन है वे उन कोलॉइडी विलयन पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से विस्तृत नहीं होते हैं। यानी कोलॉइडी जो कण हैं वह क्या होंगे, पार्चमेंट झिल्ली है उससे पार्चमेंट झिल्ली या पार्चमेंट पेपर से विस्तृत नहीं होते हैं, विस्तृत नहीं होते हैं। इसी में हम बात करें इसका दूसरा लक्षण, जो कोलॉइडी विलयन है, कोलॉइडी विलयन के कणों का आकार। तो कणों के आकार की बात करें तो इसका होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, यानी हम बात करें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इसके अलावा देखेंगे कोलॉइडी जो विलयन है वह कैसा है, विषमांगी निकाय है। कोलॉइडी विलयन हमारा कैसा निकाय है, विषमांगी निकाय। विषमांगी निकाय क्या बताया था कि ऐसा निकाय जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन अलग अलग हो। तो कोलॉइडी विलयन है वह हमारा एक विषमांगी निकाय है, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन अलग अलग होता है और इसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक हमारी होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। इसकी अगली प्रॉपर्टी देखें, जो कोलॉइडी विलयन है उनकी जो श्यानता होती है, श्यानता, और तो श्यानता की बात करें
तो इनकी जो श्यानता, यदि हमारा द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड, तो द्रव स्नेही कोलाइड की श्यानता क्या होगी, ये हमारी जो आपका प्रक्षेपण माध्यम है उससे कैसी होगी, अधिक होगी, प्रक्षेपण माध्यम से अधिक होगी। लेकिन इसकी श्यान जो हमारा द्रव विरोधी कोलाइड है, ये किसके, द्रव स्नेही, और द्रव विरोधी कोलाइड में श्यानता होगी वो प्रक्षेपण माध्यम के समान होगी। किसके समान होगी, प्रक्षेपण माध्यम के समान। यहाँ पर प्रक्षेपण माध्यम से अधिक होगी। इसी प्रकार हम बात करें स्थायित्व की, बात करें स्थायित्व, तो हमारा देखेंगे द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड हमारे अधिक स्थायी होते हैं। कैसे होंगे, अधिक स्थायी। कौन से वाले अधिक स्थायी, कौन से, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। जब कि हम बात करें द्रव विरोधी की, तो ये कम स्थायी होते हैं। कौन से वाले होंगे, द्रव विरोधी कोलाइड। इसके बाद अगली बात करें हम, जो हमारे कोलाइडी विलयन है, तो कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं उन पर या तो धनावेश होता है या ऋणावेश पाया जाता है। यानी कोलाइडी कण होते हैं या तो धनावेशित होंगे या ऋणावेशित होंगे, कोई भी एक चार्ज अवश्य पाया जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देखें, जो कोलाइडी कण हैं वो हमारे कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, मतलब कोई कलर नहीं होता है। और इसके अलावा इसकी अन्य भी प्रॉपर्टी है, तो आपको समझ में आ गई होंगी कौन कौन सी है। पार्ट्समेंट जल्दी से विस्तृत हो जाते हैं। कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के मध्य या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। यह एक विषमांगी निकाय है जिसकी दो अवस्था होती हैं, प्रक्षिप्त परावस्था, प्रक्षेपण माध्यम। श्यानता की बात करें तो हमारा कैसा है, अधिक कब होगी, यानी जब हमारा द्रव स्नेही कोलाइड है, कैसा है, द्रव स्नेही, तो क्या होगा, प्रक्षेपण माध्यम में इनकी श्यानता अधिक हो जाएगी। और इसके विपरीत हम देखेंगे द्रव विरोधी कोलाइड में जो श्यानता होगी वह प्रक्षेपण माध्यम के समान होगी। स्थायित्व की बात करें तो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन होते अधिक स्थायी होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड विलयन होते हैं कम स्थायी होते हैं। कोलाइडी विलयन धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं, और कोलाइडी कण होते हैं वे रंगीन होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। तो ये कोलाइडी विलयन की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, कुछ प्रमुख गुण थे। तो आगे था उसमें ब्राह्मणी गति या ब्राह्मणी मोशन। तो ब्राह्मणी मोशन क्या होता है आप समझेंगे, देखेंगे। जो ब्राह्मणी गति है उसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने बताया कि जब हम किसी बर्तन में हम इसमें कोलाइडी विलयन ले लें, हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, इसके अंदर ये कोलाइडी सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये कोलाइडी सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब हम क्या करें, इस कोलाइडी विलयन को हम एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको देखें अंधेरे कमरे में रखकर, या तो इसमें जब कोलाइडी विलयन को हम एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसका अध्ययन करते हैं, तो ये कोलाइडी विलयन के अंदर जो कोलाइडी विलयन के कण हैं वह विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से इधर उधर गति करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कोलाइडी कण सबको इधर, यहाँ कोलाइडी कण है तो ये कण ऐसे यहाँ पे आ गया, फिर इस कण को यहाँ आ गया, और इस तरह से यहाँ आया ये कण, और ये यहाँ आया, यूं 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 यूं
तरह से ये कोलैडी कण हमारे अलग अलग दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो कोलैडी कण इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोलैडी कण विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से जिगजैग गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कोलैडी विलयन में उपस्थित कोलैडी कण विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो कोलैडी कणों की इस गति को ही ब्राह्मणी गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्राह्मणी गति या ब्राह्मणी मोशन। क्योंकि इसको सबसे पहले इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो उन्होंने इसको सबसे पहले बताया, इसलिए उनके नाम पर इस गति को कहा जाता है ब्राह्मणी गति। यानी तो एक बार फिर सुनेंगे, यानी कोलैडी विलयन में उपस्थित जब किसी कोलैडी विलयन को अत्यंत सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसका अध्ययन करें तो उसमें कोलैडी कण विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो कोलैडी कणों की इस अनियमित गति को ही हम ब्राह्मणी गति कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, वह है हमारा टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। तो देखेंगे टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे टिंडल, उन्होंने इस कोलैडी जो विलयन है उसमें इसके बारे में बताया उन्होंने कि टिंडल क्या होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि जब किसी कोलैडी विलयन, सपोज दैट अभी हम बात करें, यहाँ पे अभी एक कोलैडी विलयन भरा हुआ है इस बर्तन में, और हम यहाँ से क्या करें, ये मान लो इसके अंदर कोलैडी विलयन है। अब इस कोलैडी विलयन को हम यहाँ से एक निकोल प्रिज्म के माध्यम से, यहाँ एक प्रिज्म लगा हुआ है, और इस प्रिज्म के माध्यम से यहाँ पर हम प्रकाश किरण यहाँ पर डाल रहे हैं। तो प्रकाश किरण यहाँ पे जाएगी ऐसे, ये आपकी लाइट है, प्रकाश किरण है, यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश किरण यहाँ पे जाएगी तो क्या होगा, ये प्रकाश का जो मार्ग है, तो यहाँ पे ये कौन बन रहा है इसका, ये चमकीले शंकु के रूप में यहाँ पे ये दिखाई देने लगेगा। यानी चमकीला चांदी जैसा शंकु कौन है वो हमारा बन जाएगा। तो इस चांदी जैसे शंकु या कौन कौन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टिंडल। क्या कहेंगे इसे? टिंडल। और इस लाइट के, इस प्रकाश किरण के इस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। इसके बारे में सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यानी जब किसी कोलैडी विलयन को हम अंधेरे कमरे में रखें तो ये पहले पूरा कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, लेकिन जब उसमें प्रकाश किरण डालते हैं तो उस किरण का मार्ग प्रज्वलित हो जाए, वो एक चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है। इस मार्ग को हम कहेंगे शंकु, यानी इस मार्ग को हम टिंडल कहेंगे, और प्रकाश के इस प्रभाव को कहेंगे हम टिंडल प्रभाव। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत कण संचलन, यानी इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, देखेंगे वैद्युत कण संचलन हमारा, यानी हम समझेंगे कि वैद्युत कण संचलन है क्या। तो वैद्युत कण संचलन है वह कोलैडी विलयन की एक प्रॉपर्टी है, यानी कोलैडी विलयन का एक गुण है। तो वैद्युत कण संचलन कहते किसे हैं, देखेंगे जब किसी कोलैडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो कोलैडी जो कण हैं वे या तो एनोड से कैथोड की ओर या फिर कैथोड से एनोड की ओर मोशन करते हैं, गति करते हैं या प्रवाहित होते हैं। तो कोलैडी विलयन में उपस्थित इस कणों की जो गति है उसे हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। देखेंगे, समझेंगे। हम जानते हैं कि कोलैडी जो विलयन है, किसी भी कोलैडी विलयन पर या तो धनावेश होता है या फिर ऋणावेश होता है। यानी कोलैडी विलयन
जो है उस पर जो आवेश होगा, चार्ज होगा, वह दोनों चार्ज नहीं हो सकते। या तो कोलॉइडल विलयन में उनके कणों पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो कोलॉइडल विलयन पे जो चार्ज है उस वजह से हम क्या करें, किसी भी कोलॉइडल विलयन को हम वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उसमें उपस्थित जो कण हैं वह अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यदि कोलॉइडल विलयन में उपस्थित कण धनावेशित हैं तो वह ऋण प्लेट की ओर गति करते हैं, और यदि कोलॉइडल विलयन में उपस्थित कण ऋणावेशित हैं तो वह धन प्लेट की ओर गति करते हैं। तो कोलॉइडल विलयन में उपस्थित इन कणों की जो गति है उस गति को ही हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये यू शेप की एक नली है, यू आकार की नली है। इस नली में क्या किया गया है, एक कोलॉइडल विलयन भरा हुआ है। उस कोलॉइडल विलयन के कणों पर धनावेश है, हमने यहाँ दिखाया है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इन कोलॉइडल विलयन में ये दो लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड, ये एनोड, ये कैथोड। जैसा कि हम जानते हैं कि एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉनों को विद्युत धारा से जोड़ा जाता है तो क्योंकि हमारा ये क्या है, एनोड पॉजिटिव है और कोलॉइडल कण भी हमारी पॉजिटिव है, तो कोलॉइडल कण पॉजिटिव से यानी किधर जा रहे हैं, हमारे नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। और यदि इन पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये कण हमारे इधर एनोड की ओर मोशन करते हैं। तो कोलॉइडल विलयन की इस गति को क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यदि कोलॉइडल कण धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाते हैं तो उसे कहते हैं धन कण संचलन, क्योंकि यहाँ पे कण है धन वाले ही तो संचलित हो रहे हैं, यानी धन वाले कण है वो चल करके कैथोड की ओर आ रहे हैं, इसलिए इन्हें कहेंगे धन कण संचलन। और यदि हमारे ये कण यहाँ ऋणावेशित होते और वे धन प्लेट की ओर जाते तो उसे कहते हैं ऋण कण संचलन, यानी ऋणावेशित कणों का धन प्लेट की ओर जाना ऋण कण संचलन और धनावेशित कणों का कैथोड की ओर जाना वह है हमारा धन कण संचलन। तो हमारा वैद्युत कण संचलन समझ में आया। क्या हुआ कि कोलॉइडल विलयन में उपस्थित कोलॉइडल कणों का विद्युत क्षेत्र में रखने पर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर या ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होना हमारा वैद्युत कण संचलन कहलाता है। यदि कोलॉइडल कण धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर मोशन करते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं धन कण संचलन। और यदि कोलॉइडल कण ऋण प्लेट से धन की ओर गति करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऋण कण संचलन। हम डिस्कस करेंगे जो आपकी सर्फेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन ने जो हमारा टॉपिक है वह है स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर। तो इससे पहले हमने पिछले कई 2-3 वीडियो बनाए हैं जिनमें हमने कोलॉइडल विलयन से संबंधित अन्य टॉपिकों का डिस्कस किया है, जिनके लिंक हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं, तो वहाँ से उन्हें आप देख सकते हैं। तो अधिक देर न करते हुए तो देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है, स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें लगातार यानी 2015, 16, 17 और 19 में पूछा गया है और 20 में हमारा और नहीं पूछा गया है और 21 में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। तो 2022 का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसमें ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आपकी डेफिनेशन केवल 2 पंक्तियों की है लेकिन थोड़ी सी क्लिष्टता है शब्दों में। तो देखेंगे किसी रच्छी क्लोराइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% NaCl के 1 ml विलयन को 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर उसके स्खलन को रोकने के लिए पर्याप्त होती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है।
देखेंगे स्वर्ण संख्या वास्तव में है क्या। स्वर्ण संख्या होती है जो कोई भी हमारा द्रव विरोधी कोलाइड है, तो द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन को रोकने की जो दर है, यानी उसको किस तरह से रोका जाए, तो उसकी जो यूनिट है उसे हम स्वर्ण संख्या में नापते हैं। तो हम देखेंगे किसी रच्ची कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, रच्ची कोलाइड को हम कह सकते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड ही द्रव विरोधी कोलाइड की क्या करता है, वो उसके स्कंदन को रोकता है। तो हम जैसे मान लें हमारे पास एक कोई ये द्रव विरोधी ये कोलाइड है, कोई द्रव विरोधी कोलाइड। अब द्रव विरोधी कोलाइड यहाँ पे लिखा है Mn गोल्ड सॉल्ट, ये हमारा क्या है, गोल्ड सॉल्ट है। गोल्ड सॉल्ट का मतलब ये स्वर्ण धातु का यानी सोने का कोलाइडी विलयन है। किसके, जो हमारा स्वर्ण है, स्वर्ण का कोलाइडी विलयन। और ये कितना है, 10 ml है। और ये हमारा कैसा विलयन है, द्रव विरोधी, क्योंकि हमारी धातुओं के विलयन कैसे होते हैं, द्रव विरोधी। अब इसमें मान लो कोई विद्युत अवगट्य पदार्थ मिलाते हैं, मान लो इसमें मिला रहे हैं NaCl, तो NaCl मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका स्कंदन हो जाएगा। तो लेकिन हम क्या करें, इसमें हमने बताया था कोई भी द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें, तो द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका स्कंदन नहीं होगा। तो वह कितना मिलाएं, तो वहाँ पे ये देखेंगे किसी रच्ची कोलाइड की। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, रच्ची कोलाइड है, क्या है, रच्ची कोलाइड। और रच्ची कोलाइड का मतलब क्या है, इसको कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। अब एक किसी रच्ची कोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा, अब इसकी किसमें, मिलीग्राम में कितनी मात्रा मिलाएं जिससे क्या हो, अब इसमें हमारा ये कितना है, ये विद्युत अवगट्य है, ये कितना है 10% और इसका 1 ml। अब 10% NaCl के 1 ml इसमें मिला रहे हैं, तो इसके मिलाने से क्या होगा, इसका स्कंदन होगा। लेकिन इसका स्कंदन नहीं हो तो उसके लिए हम इसका कितना मिला रहे हैं, ये 10 मिलीग्राम इसमें मिला रहे हैं, तो क्या होगा, इस गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन नहीं होगा। तो जो इसकी मात्रा है वही क्या कहलाएगी, हमारी क्या कहलाएगी, स्वर्ण संख्या। तो परिभाषा क्या होनी, किसी रच्ची कोलाइड या हम कह सकते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, तो किसी रच्ची कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% NaCl के 1 ml विलयन को 10 ml मानक गोल्ड या गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त होती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। क्या परिभाषा होनी, किसी यहाँ पर द्रव स्नेही कह सकते हैं, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% NaCl के 1 ml विलयन को 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त होती है, वह स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर कहलाती है। तो समझ में अच्छी तरह आ गया हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में निश्चित ही आने है आपका अपोहन या डायलिसिस। तो अपोहन क्या है, आइए हम समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो समझेंगे कि हमारा अपोहन क्या है। तो देखेंगे अपोहन हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हमारा कोलाइडी विलयन है उसका शोधन किया जाता है। और अपोहन हमारा इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं वह कोलाइडी कणों से छोटी हैं और कोलाइडी कण हमारे अशुद्धियों से बड़े हैं। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों से सूक्ष्म अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम अपोहन विधि का यूज करते हैं। इसके द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है।
तो देखेंगे इस विधि में किस तरह से हम यूज करते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम एक यहाँ पर एक स्टैंड लेंगे, हम एक स्टैंड ले रहे हैं और इस स्टैंड पर एक इस तरह से ये नली लगा करके और यहाँ पर हमने इसका फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखेंगे तो ये हमारी एक यहाँ नली है और इस नली से हमने क्या किया, यहाँ से पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा बना हुआ एक थैला है, तो हम एक थैली लटका लेंगे इसमें और इस थैली को एक पानी से भरे हुए एक टब में रख देंगे और इस जो आपकी जो पार्चमेंट झिल्ली से बना हुआ है ये इसे हम कहते हैं अपोहक। और ये किसका बना हुआ है, पार्चमेंट झिल्ली से, पार्चमेंट झिल्ली। और इसमें देखेंगे ये हमारा कोलैडी विलयन है। इस कोलैडी विलयन में कुछ ये अशुद्धियां हैं, छोटे छोटे कण हैं और इसमें कुछ कोलैडी कण हैं बड़े बड़े। अब क्या करेंगे, इस कोलैडी विलयन में हम यहाँ से पानी की धारा, यहाँ से जल इसमें प्रवाहित करेंगे और यहाँ से वाटर है रेगुलर यहाँ से बाहर निकलता रहेगा ये जल। अब इसमें पूरे में पानी, निरंतर पानी इसमें चला देंगे, निरंतर पानी इसमें प्रवाहित होने देंगे। तो अब इससे क्या होगा, और ये हमारी थैली है जो अपोहक है उसमें आप लटका देंगे इसे। ये हमारे स्टैंड पे रखा हुआ है ये। अब यहाँ से क्या है, जैसे ये पानी में बहते हुए पानी में ये आपका ये रखा हुआ है, तो इसमें से अब यहाँ से जो छोटे छोटे इसके अंदर अशुद्धियाँ हैं वह बाहर आना शुरू हो जाएंगी, यानी इसमें विसरण की क्रिया शुरू हो जाएगी। विसरण की क्रिया में क्या होता है, जो अधिक जो हमारे विलेय के कण हैं वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो इसमें जो हमारा कोलैडी विलयन है, कोलैडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियाँ इस अपोहक झिल्ली या इस पार्चमेंट झिल्ली से बाहर आएंगी और वह जल की धारा के साथ बाहर बह जाएंगी। तो यह क्रम लगातार कंटिन्यू चलता रहता है और कई दिनों बाद हमारा जो कोलैडी विलयन है वह शुद्ध विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से फिगर में क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे देखेंगे दूसरे तरह से इसे समझ सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे साइड में आपको एक बढ़िया सा एक फिगर बन रहा है। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक झिल्ली है जो कि गुब्बारे के टाइप में लटकी हुई है, वह क्या हमारा अपोहक है। उसके अंदर एक कोलैडी विलयन भरा हुआ है जो कि एक टब में रखा हुआ है और उसके अंदर है निरंतर जल की धारा बह रही है। और जो हमारी अपोहक झिल्ली है उसमें अशुद्धियों को छोटे छोटे पॉइंट से दिखाया गया है और कोलैडी कण हैं उनसे थोड़े बड़े बड़े पॉइंट दिखाए गए हैं। तो जल निरंतर बह रहा है, उसके जल के बहने से तो जो झिल्ली है उसमें वह और पानी, यानी अब झिल्ली के अंदर जो अपोहक थैली है उसके अंदर कोलैडी विलयन है, बाहर जल है। जल की सांद्रता कम है, जल के अंदर की सांद्रता अधिक है। तो उसमें विलेय के जो कण हैं, जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ हैं वह बाहर आएंगी विसरण गति के द्वारा, यानी विसरण की प्रक्रिया होगी और इसमें वो जल के साथ अशुद्धियाँ बह जाएंगी और हमारा जो थैली अपोहक जो थैली है उसके अंदर शुद्ध कोलैडी विलयन रह जाएगा।
तो यह जो जल की धारा निरंतर कई दिनों तक बहती है, तब यह विलयन हमारा है कोलॉइड विलयन है वो शुद्ध हो पाता है। तो यह कोलॉइड विलयन को शुद्ध करने की एक विधि है, जो कि इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोलॉइड विलयन में उपस्थित अशुद्धियाँ हैं वह छोटी होती हैं और कोलॉइड कण हैं वह अशुद्धियों से बड़े होते हैं। तो आप इस तरह से आप फिगर पे देख करके आप समझ सकते हैं। तो निश्चित ही आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से अन्य जो टॉपिक है उन्हें समझने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर हर एक टॉपिक के अलग अलग लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप उस वीडियो को पूरी देख सकते हैं और सभी टॉपिक हैं वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि टॉपिक दिए हुए ब्राह्मणी गति, टिंडल प्रवाह, आपका वैद्युत कण संचलन, स्वर्ण संख्या, स्कंदन, रक्षण आदि इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर से वो दिए हुए हैं, तो उन्हें आप नीचे लिंक के माध्यम से उन्हें अलग अलग वीडियो को आप देख सकते हैं। कि दो टॉपिक जो कि कोलॉइड विलयन से संबंधित हैं, तो वो दो टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा टॉपिक है वह है स्कंदन, और दूसरा टॉपिक है वह है रक्षण। पहला क्या है? स्कंदन, दूसरा रक्षण। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे स्कंदन क्या होता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम स्कंदन को समझने से पहले हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कोलॉइड विलयन है उसमें दो प्रकार के होते हैं, द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन और एक द्रव स्नेही कोलॉइड विलयन। तो हम बात करें यहाँ पे देखेंगे कि मान लो एक हमारे पास द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन है। ये हमारे पास कैसा विलयन है? ये कोलॉइड विलयन है, लेकिन कोलॉइड विलयन कौन सा वाला कोलॉइड विलयन है? इसके अंदर है द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन, द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन। तो द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन में हम कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएं। क्या मिलाएं? विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में जो विद्युत होती है उसके कुचालक होते हैं, लेकिन यदि उसका विलयन बना दें या गलित अवस्था हो तो उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे तो इसी प्रकार यहाँ पे देखें, जब किसी द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएं, तो इसका पदार्थ मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसका थक्का ऐसा जम जाएगा, इसके कोलॉइड कण है वो नीचे यहाँ बैठ जाएंगे। तो इसे बैठ जाएंगे यानी इन कणों का एक जगह इकट्ठा होना, यानी बैठ जाना, यानी इसकी तली में उन कणों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? स्कंदन। तो इसे परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? जब किसी द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन में किसी विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाएं तो उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, इस क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। यानी द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन का एक जगह से मतलब उसका बैठ जाना, उसमें उपस्थित कण हैं उनका अवक्षेप बन जाना स्कंदन कहलाता है। एक बार फिर समझेंगे, किसी द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन में किसी विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाएं तो वह उसके कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जम जाते हैं, इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे विद्युत अपघट्य है तो हमने इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य है, इसमें हमने मिलाया तो ये मान लो हमारे पास है जिलेटिन है, जिलेटिन। तो जिलेटिन मिलाने से क्या होगा, इसके कण हैं या पूरे
कोलाडी कण नीचे जम जाएगा, तो इस क्रिया को हम जिलेटिन का विस्कंदन कहेंगे, जो किसके द्वारा हो रहा है, NaCl के द्वारा हो रहा है। तो विद्युत अपघट्य की उपस्थिति से किसी द्रव विरोधी कोलाडी विलयन का थक्का जम जाना या अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। अब हम समझेंगे कि रक्षण क्या होता है। तो रक्षण को आप इजीली समझ सकते हैं। देखो कैसे समझेंगे, तो इसे समझने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होंगी। 3 बातें हम देखें। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ देखेंगे, एक हमारे पास है इसमें द्रव विरोधी कोलाइड। ये हमारे पास क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड। और एक हमारे पास क्या है, यह है, इसके अंदर है द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड। और तीसरी जो हमारे पास है, तीसरा पदार्थ है, इसमें मान लो कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य। हमारे पास 3 पदार्थ कौन कौन से हैं, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, एक द्रव विरोधी कोलाइड है, एक द्रव स्नेही कोलाइड है। तो हम जब विद्युत अपघट्य पदार्थ को इसमें द्रव स्नेही में मिलाते हैं तो क्या होता है, द्रव विरोधी जो हमारा कोलाइडी विलयन है उसका स्कंदन हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, स्कंदन को रोकने के लिए हम क्या करें, इसमें से थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइड इसमें मिला दें। लेकिन जैसे हम द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे, अब उसे मिलाने के बाद अब हम विद्युत अपघट्य इसमें मिलाएं तो यानी इसका स्कंदन नहीं हुआ, ये द्रव विरोधी का स्कंदन रुक जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रक्षण। और ये किसकी वजह से रुक रहा है, द्रव स्नेही कोलाइड की वजह से इसका स्कंदन रुक रहा है। इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, रक्षी कोलाइड। रक्षी कोलाइड यानी द्रव स्नेही कोलाइड विलयन किसकी रक्षा कर रहा है, द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन की रक्षा कर रहा है। किससे, विद्युत अपघट्य से। तो परिभाषा बनी कि किसी द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य के कारण स्कंदित होने से रुक जाना क्या कहलाता है, रक्षण कहलाता है। यानी जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड का द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति के कारण विद्युत अपघट्य के द्वारा स्कंदित किया जाए तो उसका स्कंदन रुक जाए, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, रक्षण कहेंगे। और जो कोलाइडी विलयन इसके स्कंदन को रोक रहा है उसे कहेंगे रक्षी कोलाइड। अब जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ये द्रव विरोधी कोलाइड है, यहाँ पर ये हमारे पास है जिलेटिन, और हमारे पास विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है, NaCl। इसमें से कोई द्रव स्नेही कोलाइड हम यहाँ मिला रहे हैं तो जिलेटिन का स्कंदन नहीं होगा। अब एक और देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक FeOH का होल थ्राइस, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है। किसका है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड हमने क्या किया कि इसमें हम फेरिक हाइड्रोक्साइड में हमने कोई द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिला दिया, द्रव स्नेही। अब द्रव स्नेही में हम मान लें कि हम इसमें मिला दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे द्रव स्नेही में हम क्या मिला रहे हैं, जिलेटिन मिला दिया। क्या मिला दिया, जिलेटिन।
ये हमारा द्रव्यश्री कैसे मिला है। तो इसके मिलाने से क्या होगा, अब इसमें कोई हम विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य क्या है? FeCl3 फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे तो इसमें इसका स्कंदन नहीं होगा। मान लो हम डायरेक्ट अभी इसको न मिलाते, यानी जिलेटिन इसमें नहीं मिलाएं, केवल डायरेक्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड में FeCl3 मिलाएं, तो क्या होगा, इसका स्कंदन हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा द्रव्यश्री क्लोराइड मिला के फिर इसे मिलाएं तो इसका स्कंदन रुक जाएगा। तो इसके लिए आपको कहेंगे हम रक्षक। और हमारा ये पदार्थ है जिलेटिन है, वह कहलाएगा रक्षी क्लोराइड। तो अच्छी समझ में आया होगा, किसी द्रव्यश्री क्लोराइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी क्लोराइड का स्कंदन रुक जाना ही रक्षण कहलाता है। और जो पदार्थ स्कंदन को रोकता है वह रक्षी क्लोराइड कहलाता है। तो आपको निश्चित ही ये दोनों ही टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। स्कंदन क्या होता है, रक्षण क्या होगा। हमारा अगला टॉपिक है वह है पेप्टीकरण अथवा पेप्टाइजेशन। तो पेप्टीकरण क्या होता है? पेप्टीकरण हमारी जो प्रक्रिया है वह स्कंदन के विपरीत क्रिया होती है। यानी स्कंदन में क्या था, किसी पदार्थ का जो अवच्छेद बन जाता है, और लेकिन इसमें क्या होगा, किसी अवच्छेदित पदार्थ है वह कोलैडी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अतः हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं, किसी ताज़ा बने हुए अवच्छेदित पदार्थ का पुनः कोलैडी विलयन में आना या कोलैडी अवस्था में परिवर्तित हो जाना ही पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहलाता है। और जो अवच्छेदित पदार्थ को कोलैडी अवस्था में परिवर्तित करता है, यानी कोलैडी अवस्था में उसे लाता है, उसे पेप्टीकरण कहते हैं। देखेंगे कहते जैसे हमारे पास क्या है, ये है FeOH का होल थ्राइस, यानी ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड में हमने मिलाया FeCl3। ये क्या है, ताज़ा अवच्छेद अब इस ताज़ा अवच्छेद हमने मिलाया फेरिक क्लोराइड, और देखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके चारों ओर क्या होगा, इसकी परत बन जाएगी Fe, जो फेरिक क्लोराइड से मुक्त होगी। यानी हमारी कह सकते हैं कि इसमें से जो Fe आयन है वह इसके चारों, क्योंकि ये दोनों समान आयन है, यहाँ पे Fe यहाँ पे Fe, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण के कारण इसके चारों ओर एक परत बना लेंगे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कोलैडी विलयन है, कोलैडी कणों की परत है, तो इसको कहेंगे कोलैडी परत, ये पूरी। और ये हमारी क्या, ये विस्तृत हो जाएगा, पूरा बाहर निकल जाएगा, तो इसे कहेंगे विस्तृत परत। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। हम एक अन्य और एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास AgCl सिल्वर क्लोराइड का ताज़ा अवच्छेद है। अब सिल्वर क्लोराइड के इस ताज़ा अवच्छेद में KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड मिलाएं तो क्या होगा, सेम टू सेम हमारा यहाँ पर जो AgCl है, तो AgCl यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो किसकी परत बन जाएगी, ये Cl आयन इसमें कैसे हैं, हमारी कॉमन है, और हमारा ये अलग हो जाएगा, यानी K पॉजिटिव अलग हो जाएगा। तो यानी ये हमारी पूरी क्या है,
इसे कहेंगे कोलॉइडी परत, कोलॉइडी परत। और ये हमारा क्या है, ये विसरित हो जाएगा, तो विसरित परत। अब हम देखेंगे इसमें आगे हमने ताज़ा बने हुए अवच्छेद पदार्थ में किसको मिलाया, फेरिक क्लोराइड को। ये तो इसका मतलब ये क्या है, इसे कहेंगे हम पेप्टी कारक, पेप्टी कारक। ऐसे इसमें KCl है, ये क्या है, पेप्टी कारक। यानी यह पेप्टीकरण की प्रक्रिया को क्या कर, मतलब ये जो स्कंदन की क्रिया है, यानी ताज़ा अवच्छेद है, तो इस ताज़ा अवच्छेद को पुनः क्या कर रहा है, इसको मिलाने पर ये कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित कर रहा है। तो यानी ताज़ा बने हुए अवच्छेदित पदार्थ को कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहते हैं। तथा वह पदार्थ जो ताज़ा बने हुए अवच्छेदित पदार्थ को कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित करता है वह है पेप्टी कारक। अगला टॉपिक है वह है पाइस यानी एमल्सन। तो पाइस क्या होते हैं, पाइस देखेंगे। पाइस हमारा वे कोलॉइडी विलयन होते हैं जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही हमारे विलयन होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा क्या है, पाइस। और पाइस में हमारा पाइस, तो पाइस में हम देखेंगे इस तरह से ये हमारा एक कोलॉइडी विलयन है। लेकिन कोलॉइडी विलयन में क्या होगा, जो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। तो ऐसे कोलॉइडी विलयनों को हम पाइस कहते हैं। पाइस में हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें, पाइस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हम कह सकते हैं पाइस हमारा कौन कौन से होंगे, देखेंगे टाइप्स ऑफ इमल्सन या पाइस के प्रकार। तो पाइस में फर्स्ट हमारा पाइस क्या है, इसे कहते हैं तेल में जल का पाइस। और दूसरा हमारा होता है जल में तेल का पाइस। पहला क्या है हमारा, देखेंगे पहला हमारा हमने बताया था कि तेल में जल का पाइस। तो तेल में जल के पाइस को शॉर्टली कहें तो ऑयल ऑब्लिक W, यानी हमारा ये तेल है उसमें जल को मिलाया। दूसरा हम कह सकते हैं कि जल में तेल का पायस, इसे हम कह सकते हैं W/O। यानी हम पहले की बात करें तेल में जल का पायस क्या होगा, तो देखेंगे जब हमारे किसी कोलॉइडी विलयन में जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, यहाँ पे देखते हैं तेल में जल का पायस, तो इसमें हमारा तेल है वह क्या होगा, प्रक्षेपण माध्यम होगा और जल हमारा क्या होगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था होगा। यानी ऐसा पायस जिसमें तेल प्रक्षेपण माध्यम हो और जल प्रक्षिप्त प्रावस्था हो उसे हम तेल में जल का पायस कहते हैं। इसके विपरीत हम देखें जल में तेल का पायस, तो जल में तेल का पायस का मतलब हुआ हमारा ऐसा पायस जिसमें जो प्रक्षेपण माध्यम है वह जल यानी वाटर है और प्रक्षिप्त प्रावस्था हमारा क्या है, तेल अर्थात ऑयल है। तो जब हमारा जल है, तेल है, प्रक्षेपण माध्यम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तेल में जल का पायस। और जब जल हमारा प्रक्षेपण माध्यम हो तो उसे कहेंगे जल में तेल का पायस। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो, पायस भी समझ में आया होगा।
तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक था। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह है हार्डी-शुल्ज़े का नियम। यानी हम अगले टॉपिक की बात करें तो टॉपिक क्या है हमारा हार्डी-शुल्ज़े का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसे समझेंगे क्या है ये। देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्डी-शुल्ज़े का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो हार्डी-शुल्ज़े ने कोलॉइडल विलयनों के स्कंदन के संदर्भ में ये नियम प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि कोलॉइडल विलयन है वह किस प्रकार से स्कंदित होते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई भी हमारा कोलॉइडल विलयन है, उनके जो नियम हैं उसके कई पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो कौन कौन से हैं उन्हें समझेंगे। तो पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि हमारा कोई भी कोलॉइडल विलयन है, जैसे इसमें मान लो ये कोलॉइडल विलयन है और बताया यानी ये आपका क्या है कोलॉइडल विलयन। तो हमने डिस्कस किया था पहले कि कोलॉइडल विलयन हमारे उन पर या तो धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। हमारे कोई भी जो कोलॉइडल विलयन होगा उस पर उसके कणों पर दोनों ही आवेश नहीं होते हैं, या तो कोलॉइडल कण धनावेशित होंगे या कोलॉइडल कण ऋणावेशित होते हैं। तो हार्डी-शुल्ज़े ने पहली बात बताई कि कोई भी कोलॉइडल विलयन है तो उसमें हम किसी विद्युत अपघट्य की कोई मात्रा मिलाएं। तो विद्युत अपघट्य में सबसे पहली बात क्या थी, उन्होंने ये बताया कि कोलॉइडल जो कण हैं यानी कोलॉइडल विलयन के स्कंदन में वह आयन अधिक प्रभावी होता है, वह आयन अधिक प्रभावी होता है जो कि कोलॉइडल विलयन के कणों के विपरीत आवेशित होता है। यानी पहली बात उन्होंने क्या बताई कि कोलॉइडल कण है उसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला रहे हैं तो उस पर कौन सा आयन ज़्यादा प्रभावी रहेगा, जो कोलॉइडल कणों के विपरीत आवेशित हो। यानी मान लो कोलॉइडल कणों का धनावेश है, जितने भी कोलॉइडल कण हैं वो कैसे हमारे धनावेशित हैं। तो इसमें हम कोई भी मान लो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला रहे हैं, सपोज दैट हमने मिलाया यहाँ पर NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसके स्कंदन में जो Na पॉजिटिव है वह ज़्यादा प्रभावी होगा, यानी Na पॉजिटिव इसका स्कंदन करेगा न कि Cl, सॉरी इसका जो स्कंदन कौन करेगा, विपरीत आवेश। यानी Na पॉजिटिव चार्ज है तो जो हमारा कोलॉइडल विलयन है उसके कण कैसे धनावेशित। तो NaCl हमारा क्या है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो इसमें Na पॉजिटिव क्या है, ये तो समान चार्ज है, लेकिन Cl नेगेटिव क्या है, विपरीत आवेशित है। तो जो हमारा इसका स्कंदन कौन करेगा, जो इसके विपरीत आवेश वाला है वह अधिक प्रभावी होगा।
पहली बात इन्होंने ये बताई। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात ये बताई इन्होंने कि जो कोलॉइडी विलयन है उनके स्कंदन की दर है वो विपरीत आवेश वाले जो हमारे विद्युत अपघट्ट के कण हैं उनकी संयोजकता जितनी अधिक होगी वह ज़्यादा प्रभावी होगी। यानी हम बात करें धनायन है हमारे कोई, तो धनायनों के प्रति स्कंदन दर, धनायनों के प्रति स्कंदन दर हमारी किस तरह से होगी? मान लो हमारे पास है Cl नेगेटिव, S डबल नेगेटिव और हमारे पास मान लो PO4 ट्रिपल नेगेटिव। तो यानी Cl नेगेटिव से अधिक स्कंदन S डबल नेगेटिव की होगी, PO4 इसकी ओर ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमारी यानी जितनी ज़्यादा इसकी संयोजकता बढ़ती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग स्कंदन दर अधिक होगी। इसी प्रकार हम बात करें जो कि हमारा मान लो कोलॉइडी कण कैसे हैं? कोलॉइडी कण ऋणावेशित हैं। कोलॉइडी कण कैसे हमारे ऋणावेशित हैं? तो ऋणावेशित में हम देखें तो क्या होगा? ऋणायनों के प्रति धनायनों की स्कंदन दर किस तरह होगी? मान लो Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव, ऐसे Sn 4 पॉजिटिव। यानी यहाँ पर कितनी है संयोजकता है यानी ऑक्सीजन संख्या मान लो +1 है, यहाँ कितनी है +2, यहाँ +3, यहाँ +4। तो स्कंदन दर हमारी सबसे ज़्यादा ये पहले कोलॉइडी विलयन को स्कंदित करेगा, उससे कम ये, उससे कम ये और सबसे कम ये प्रभावी होगा। तो हार्डी-सुविलियर ने यानी 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। तो हार्डी-सुविलियर ने पहली बात क्या बताई थी कि किसी भी कोलॉइडी विलयन की जो स्कंदन की दर हो, स्कंदन किसके कारण होगा? अपने विपरीत आवेश के कारण होगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि धनायनों के प्रति जो उसका क्रम था उन्होंने ऋणायनों से बताया कि धनायनों के प्रति क्या होगा? Cl नेगेटिव, इसके बाद उन्होंने बताया था S डबल नेगेटिव, मान लिया SO4 डबल नेगेटिव और यहाँ पे PO4 इस तरह से हो सकता है। और हमारे कोलॉइडी कण कैसे ऋणावेशित हैं तो हमारे ऋणायनों के प्रति हमारा यह क्रम होगा। यानी जिस तरह से संयोजकता का मान बढ़ेगा उसी प्रकार हमारी स्कंदन दर भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये हार्डी-सुविलियर का नियम था और इस तरह से लगभग ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको निश्चित ही ये थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन आपको अवश्य समझ में आया होगा। लेकिन आपको अलग अलग टॉपिक भी समझ में है तो मान लो आप इतना पूरा लंबा वीडियो नहीं देख सकते एक बार में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टॉपिक्स के अलग अलग एक एक करके वीडियो भी दिए हुए हैं। तो आपको विशेष टॉपिक कोई भी आपको समझना है तो लिंक में वहाँ पे आप जा करके अलग पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को आप समझ सकते हैं। जैसे ब्राउनी मोशन, टिंडल प्रभाव, अपोहन, स्वर्ण संख्या, यानी लगभग इस चैप्टर से जुड़े हुए हर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाया गया है जो कि आपको अलग अलग पार्ट में भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।